Okay. Now, respiratory system. We start with the bronchial asthma. Okay. In bronchial asthma, क्या चीज पता होनी चाहिए हमारे को? रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर. फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज एटोपिक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एटोपिक और या एटोपी या एक्सटेंसिक एक्सटेंसिक अस्थमा. एटोपिक एक्सटेंसिक अस्थमा में क्या मिलेगा हमारे को? सीरम आईजीई लेवल is increase. Then second thing is multi-system involvement. Multi-system involvement like the eczema. Okay. Then यहाँ पे जो ब्रोंकियल अस्थमा होगा उसकी सीवियरिटी कैसी रहेगी? माइल्ड. तो यहाँ पे माइल्ड ब्रोंकियल अस्थमा डेवलप होगा. देन ये मेनली किस में देखने को मिलता है? चिल्ड्रंस में. मेनली चिल्ड्रंस पे देखने को मिलेगा. ओके. रियलमी टू किन का है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड रीनेम योरसेल्फ. Yeah, yeah. Okay. Then second is the intrinsic. Is the intrinsic. इंट्रेंसिक में क्या रहेगा? जैसे कि आपने देखा एक्सट्रेंसिक में सीरम आईजी लेवल इंक्रीज था, यहाँ पे लोकली इंक्रीज दी लोकली आईजीई लेवल. ओके. मीन्स दी inside the lung. Locally means the inside the lung. ओके. देन यहाँ पे जो कॉज रहेगा, इंट्रिंसिक कॉज जो रहेगा, पूछा जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ द इंट्रिंसिक अस्थमा? कॉज इज द स्टेफाइलोकोकस टॉक्सिन. स्टेफाइलोकोकस टॉक्सिन. स्टेफाइलोकोकस टॉक्सिन. यहाँ पे जो अस्थमा डेवलप होगा उसका ग्रेड कैसा रहेगा? यहाँ पे डेवलप होगा सीवियर अस्थमा. और यही क्वेश्चन पूछा गया था डीएनबी का क्वेश्चन कि सीवियर अस्थमा कौन सा रहता है? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इस तरीके से. तो आंसर क्या जाना चाहिए? इंट्रिंसिक. ओके. ये मेनली किस में देखने को मिलता है? एडल्ट. ये ये मेनली associated with the nasal polyps. ओके. जो कि एस्पिरिन सेंसिटिविटी के साथ में देखने को मिल सकता है. ठीक है. तो बट हमारे को क्या याद रखना है? एसोसिएटेड विद द नेजल पॉलिप्स. ओके. देन फर्स्ट एंड सेकंड हो गए रिस्क फैक्टर. ओके. देन थर्ड इज द इन्फेक्शन. Causes या risk factor for the bronchial asthma. First one is the chlamydia and mycoplasma.
and mycoplasma. Fourth one is the drug. ड्रग हमारे को डेफिनेटली नहीं पूछी जाती तो हमारे को याद भी नहीं रखनी है, ठीक है। फिफ्थ वन इज द हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस एक्चुअल में हाइजीन हाइपोथेसिस क्या है ब्रॉडली पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये है कि मेनली ये किस में देखने को मिलता है, हाई सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस में देखने को मिलता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में देखने को मिलता है। इसके पीछे रीजन ये रहता है कि पेशेंट इज नॉट एक्सपोज टू द एलर्जन इन चाइल्डहुड बट इन एडल्टहुड मोर चांसेस टू कॉज द सीवियर अस्थमा। ओके, क्योंकि जितना हाई सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस होता है उसका एलर्जन से एक्सपोजर उतना ही कम होगा। देन लेटर ऑन एज में एडल्टहुड में वहाँ पे जो अस्थमा डेवलप होता है वहाँ पे सीवियर अस्थमा डेवलप होता है, इसीलिए इंट्रिंसिक में सीवियर अस्थमा देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस, ठीक है। देन सिक्स पॉइंट इज या सिक्स्थ रिस्क फैक्टर इज द स्मोकिंग। देन सेवंथ पॉइंट डाइट, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। सेवंथ पॉइंट इज द डाइट। कौन कौन से डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क फॉर दी ब्रोंकियल अस्थमा, इंक्रीज दी रिस्क फॉर दी ब्रोंकियल अस्थमा। उसके अंदर आते हैं डेफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो डेफिशिएंसी ऑफ दी विटामिन्स ए सी एंड डी, deficiency of the magnesium and selenium, then deficiency of omega-3 fatty acid, then increase the intake of the salt in the diet। तो ये सारे हमारे को पता होने चाहिए हमारे डाइटरी रिस्क फैक्टर्स। ओके, अब रिस्क फैक्टर्स कंप्लीट होने के बाद में हमारे को क्या पता होना चाहिए, सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा। कई सारे सिम्टम्स आपने अपने फाइनल ईयर में पढ़े होंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहते हैं, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है किससे, प्रोड्रोम या प्रोड्रोमरल सिम्टम्स। प्रोड्रोमरल सिम्टम्स मतलब वो सिम्टम्स जो इंडिकेट करते हैं या अलार्मिंग सिम्टम्स की डिजीज आने वाली है। जैसे बारिश से पहले ना तेज हवाएं चल रही है तो ये क्या शो करती है कि हाँ बारिश आने वाला है या कुछ आंधी आने वाली है, स्ट्रॉम आने वाला है। तो इसी तरीके से प्रोड्रोम सिम्टम्स विच इंडिकेट्स द डिजीज इज कमिंग सून, ठीक है। तो प्रोड्रोम सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा इज itching or discomfort of the face, itching or facial discomfort, ओके। ये हुआ प्रोड्रोम सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सिम्टम इज कफ। सेकेंड ब्लॉक। इसके अलावा जो सिम्टम रहते हैं वो आपको पता ही है, विजिंग, डिस्निया, ओके, विजिंग एंड डिस्निया। बट हमारे को क्वेश्चन याद रखना है मोस्ट कॉमन सिम्टम एंड प्रोड्रोमरल सिम्टम। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था सिम्टम्स के बाद में साइंस की, तो हमारे को कौन कौन से साइंस पता होने चाहिए, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशंस। इंस्पेक्शंस में हम क्या देखेंगे, मेनली मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट, देन
पैल्पेशन में क्या देखेंगे हम? वोकल फ्रेमिटस, वोकल फ्रेमाइटस। देन परकशन में हम क्या देखेंगे? उसकी नोड कैसी है, हाइपर रेजोनेंट है या डल नोड है। एंड ऑस्कल्टेशंस में रोंकाई प्रेजेंट है या किस तरीके की ऑस्कल्टेशंस आ रही है। ठीक है, तो मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट, अगर ब्रोंकियल अस्थमा की बात करें तो मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा, नो। वोकल फ्रेमाइटस इंक्रीज या डल? वोकल फ्रेमाइटस इज डिक्रीज। अच्छा, वोकल फ्रेमाइटस को समझने के लिए एक नोट बनाइए अपने उसमें, वोकल फ्रेमाइटस। वोकल फ्रेमाइटस का ये बेसिक फंडा है, ये एक्चुअल में फंडा क्या है? फंडा ये है कि वोकल फ्रेमाइटस अगर जहां पे भी एयर रहेगा, क्या रहेगा? एयर रहेगा, वोकल फ्रेमाइटस इज डिक्रीज। एंड वोकल फ्रेमाइटस जहां पे भी सॉलिड टिश्यू और कंसोलिडेशन मिलेगा, तो वहां पे वोकल फ्रेमाइटस क्या होगा? इंक्रीज। वहां पे क्या होगा? इंक्रीज। तो ये एक बेसिक फंडा अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। जैसे कि अगर ब्रोंकियल अस्थमा है तो वहां पे क्या मिल रहा है? एयर ट्रैपिंग मिल रही है, तो एयर ट्रैपिंग जहां पे भी मिलेगा वोकल फ्रेमाइटस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा आपके माइंड में रखिए। देन परकशन में क्या मिलेगा हमारे को? हाइपर रेजोनेंस, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और एग्जाम्स में क्या होता है ना, हमारे को सारी चीजें आती हैं बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए इस तरीके के बेसिक फंडा आप अपने जो भी नोट्स बुक है उसके अंदर इस तरीके के ब्लॉक बना के उसके अंदर नोट डाल के लिख सकते हो। ओके, देन ऑस्कल्टेशंस, यहाँ पे क्या मिलेगी हमारे को? रोंकाई प्रेजेंट, रोंकाई प्रेजेंट। ओके, देन एक चीज आती है, वो आती है साइन ऑफ द एक्यूट सीवियर अस्थमा, एक्यूट सीवियर अस्थमा। एक्चुअल में आपने ये नाम मेनली सुना होगा जिसको लिखते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस। बट ये टर्मिनोलॉजी नाउअडेज यूज नहीं की जाती, इसी जगह हम क्या यूज करते हैं? acute severe asthma. The term is replaced by the acute severe asthma. अस्थमा स्टेटस अस्थमेटिकस पहले यूज की जाती थी, बट अब अगर लेटेस्ट एडिशन अगर ओपन करके देखोगे तो वहां पे एक्यूट सीवियर अस्थमा देखने को मिलेगा, न कि वहां पे स्टेटस अस्थमेटिकस लिखेगा। ओके, देन साइन क्या क्या है? साइन, फर्स्ट साइन अनेबल टू कंप्लीट द सेंटेंस, complete the sentence. Then second, use of the accessory muscles of the respiration. Then next is pulse rate greater than 120. Then pulsus paradoxus, ये CBS में मैं एक्सप्लेन करूंगा। pulsus paradoxus प्रेजेंट मिलेगा, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि पल्सस पैराडॉक्सस इज absent, बट वो ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्यूट सीवियर अस्थमा का मेन साइन रहता है पल्सस पैराडॉक्सस। ओके,
पल्सस पैराडॉक्सेस लाइक कार्डियक टेम्पोनेंट, मतलब ये सीवीएस जब मैं कराऊंगा तब आपको बता दूंगा कि पल्सस पैराडॉक्सेस क्या है एंड किस किस डिजीज में देखने को मिलता है. ओके. Then last sign is the silent chest. Is the silent chest. Silent chest is the breathing sound absent bilaterally. Okay. Breathing sound is absent bilaterally. So these are the signs of the acute severe asthma. Okay. Then investigation. इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है अगर रेस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं. तो इसके अंदर सबसे पहली चीज चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा इज नॉर्मल, बट रेयर कंडीशंस में हाइपर वेंटिलेशंस भी देखने को मिल सकता है, हाइपर इन्फिल्ट्रेशन. बट ये रेयरली देखने को मिलता है. Then next investigation is the pulmonary function test. ठीक है. pulmonary functions test, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स. ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न. ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न. और ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स होता है, अभी बता दूंगा ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न क्या है. ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है ये कैसा रहता है? रिवर्सिबल. पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कैसी रहती है? रिवर्सिबल. ओके. एक्चुअल में होता क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स के अंदर? इंक्रीज दी फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड. जो भी हम फर्स्ट सेकेंड के अंदर फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं इन फर्स्ट सेकेंड, वो वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. वो वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में ये वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लंग कैपेसिटी इतनी रहती नहीं है, तो वो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. बट ये वैल्यू अगर इंक्रीज हो बाय दी greater than 15% after the beta antagonist, ओके. इसी को हम क्या कहते हैं कि इट इज ए डायग्नोस्ड केस ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा. अभी इसका कंपैरिजन बताऊंगा आगे जब हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करेंगे. ओके. तो हम क्या करते हैं? सिंपली FEV1 की वैल्यूज देखते हैं. अब पेशेंट विद द ब्रोंकियल अस्थमा, तो जब पेशेंट आया हमने FEV1 की वैल्यू चेक की इन फर्स्ट सेकंड. देन जो नेक्स्ट बीटा एंटागोनिस्ट इनहेल कराने के बाद में, मतलब आफ्टर 5 to 15 मिनट्स के इंटरवल के बाद में हमने उसका वापस से टेस्ट किया, तो जो FEV1 की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे ब्रोंकियोडायलेटर के रूप में काम करेंगे. तो अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 15% इंक्रीज होती है, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो केस किसका है? ब्रोंकियल अस्थमा का है. ठीक है. इसके अलावा कौन सा इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे जो नॉर्मल था. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न थे जो रिवर्सिबल थे, जहाँ पे FEV1 ग्रेटर देन 15% आफ्टर बीटा एंटागोनिस्ट. देन थर्ड है ABG एनालिसिस. ABG एनालिसिस. ओके. ABG एनालिसिस में क्या रहता है? देखिए, एक्चुअल में आपको भी पता है बेसिक डिजीज फंडा आपको अगर क्लियर रहेगा तभी चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मॉल एयरवे, कंस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्मॉल एयरवे. तो क्या होगा? हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा? इतना लेवल पे नहीं जा पाएगा. तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? एल्वुलाई के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप होगा. एंड हाइपोक्सिया क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को.
ओके, वो किसको स्टिमुलेट करेगा? रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स अगर स्टिमुलेट होंगे तो बॉडी मैकेनिज्म वर्क करेगी और यहाँ पे क्या होने लगेगा? जल्दी जल्दी सांसें लेने लगेगा, तो हाइपर वेंटिलेशन डेवलप होने लगेगा। एंड अगर पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में रहता है, ठीक है, अगर इनिशियल फेज में है, तो वहां पे क्या होगा? हमारा बॉडी मैकेनिज्म की वजह से PaCO2 क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना। अगर PaCO2 डिक्रीज होता है, जैसे कि अभी तक मैं समझा चुका हूं कि यहाँ पे क्या डेवलप होगा? PaCO2 इफ डिक्रीज, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। अब आप वहां पे जहां पे मैंने एसिड बेस बैलेंस समझाया है, वहां पे समझ सकते हो जाके कि PaCO2 डिक्रीजेस इन प्राइमरी मैकेनिज्म, तो वहां पे हमारे को क्या मिलेगा? रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। देन ये किस टाइप का, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस टाइप का रेस्पिरेटरी फेलियर है? इट इज ए टाइप 1, इट इज ए टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, type 1 respiratory failure in cases of the early asthma, in cases of the early asthma. But हम क्या है, पेशेंट क्या है कि वो आता नहीं इतना जल्दी, तो वो क्या करेगा? इफ नॉट ट्रीटेड, इफ नॉट ट्रीटेड, ओके, तो क्या होगा? वो रेस्पिरेटरी मसल्स फेलियर होने लगेगा, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन में लगातार मसल्स हैं, तो रेस्पिरेटरी मसल्स फेलियर। एंड रेस्पिरेटरी मसल्स फेलियर की वजह से क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, ओके। एंड हाइपोवेंटिलेशन जब भी होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, PaCO2 इज इंक्रीज, PaCO2 is increased, and whenever PaCO2 is increased, then respiratory acidosis is developed. अब जस्ट अपोजिट चलेंगी चीजें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एंड it is a type 2 respiratory failure, it is a type 2 respiratory failure, ओके। और ये क्या रहता है? लेट फीचर ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा, ओके। इसी तरीके से एबीजी एनालिसिस के अलावा और कौन से टेस्ट हो सकते हैं? उसके अंदर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेथाकोलिन चैलेंजेस टेस्ट, मेथाकोलिन चैलेंजेस टेस्ट, और हिस्टामिन चैलेंजेस टेस्ट, जो कि क्या रहता है? एक तरीके से प्रोवोकेटिव टेस्ट है, एक तरीके से, क्योंकि ये एक तरीके से एपिसोडिक अस्थमा होता है, तो इसमें जब पेशेंट एलर्जन के कांटेक्ट में नहीं है, तो उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल हो सकता है। तब हम क्या करते हैं कि उसको प्रोवोक करते हैं, ठीक है ना। अब जस्ट उल्टा कर रहे हैं कि वहां पे एलर्जन के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसका एलर्जन देने के बाद में क्या हो जाना चाहिए? फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज हो जानी चाहिए, एंड डिक्रीज ग्रेटर देन 20%, ओके, ग्रेटर देन 20%। तब जाके हमारा क्या बनेगा? टेस्ट पॉजिटिव बनेगा, तब जाके हमारा प्रोवोकेटिव टेस्ट क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ओके। इसके अलावा फिफ्थ टेस्ट है एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, ओके। ये क्या करता है? इट सजेस्ट द इंफ्लेमेशन इज प्रेजेंट, इंफ्लेमेशन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसका सजेशन करता है केवल, इट सजेस्ट कि इंफ्लेमेशन प्रेजेंट है या नहीं है, ओके।
इसी तरीके से हमारे को माइक्रोस्कोपिकली कुछ चीजें पता होनी चाहिए और उसको नोट में डाल के लिखना। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में हमारे को क्या देखने को मिलता है? तीन चीजें मिलती हैं और तीन तरीके के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। और वो क्रिस्टल कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट वन इज दी चारकोल लीडन क्रिस्टल, charcoal ridden crystals, then Krishman spiral, and third one is the Crayola bodies. Crayola bodies. इसको आप 3C से भी याद रख सकते हो। और यही चीज मैंने जैसे बोला था, इनको आप बॉक्स में डाल देना, बिकॉज इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। क्रियोला के 4 क्रश, क्रियोला के 4 क्रश। ओके, तो किसी भी 3C से याद रखो, क्रियोला के 4 क्रश से क्रियोला बॉडीज, कृष्मान स्पाइरल एंड चारकोल लीडन क्रिस्टल्स। ये माइक्रोस्कोपिकल फाइंडिंग्स मिलती है जो हमारे को मेनली किस में देखने को मिलती है? ब्रोंकियल अस्थमा में। ओके, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। एक वर्ड पूछा गया था कि ब्रोंकियल अस्थमा से रिलेटेड ही है, वो बता देता हूं, ब्रिटल अस्थमा। बाय नेम पूछा गया था कि व्हाट इज ब्रिटल अस्थमा, एंड ब्रिटल अस्थमा इज द सडन डिटोरिएशन ऑफ द अस्थमा सिम्टम या अस्थमा। एक्चुअल में जो भी पेशेंट होता है अस्थमा का, तो जो भी यहाँ पे सिम्टम्स रहते हैं, तो उन सिम्टम्स का उनकी सीवियरिटी सडनली नॉर्मल चलते 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 एकदम भी फ्लक्चुएट होके सीवियर फॉर्म में पहुंच जाए। और विद इन अ टाइम पीरियड के अंदर देखा जाए तो लंबे टाइम से तो क्या चल रहा था, नॉर्मल सीवियरिटी, माइल्ड सिम्टम थे, बट सडनली डिटोरिएट हो गए और सीवियर सिम्टम्स देखने को मिले इन ए स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है ना? तो स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, वहां पे क्या मिले हमारे को? सडन डिटोरिएशन ऑफ द अस्थमा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रिटल अस्थमा। और ये क्यों डेवलप होता है? अ पेशेंट ऑफ द अस्थमा इज इन्फेक्टेड विद द, या सुपर इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड अस्थमा, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जो कि हमारा था ब्रोंकियल अस्थमा। ओके, देन जैसे कि मैंने चार्ट पर बता रखा था, चार्ट में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा COPD। COPD में पहली चीज आपको पता होनी चाहिए एज ए हैरिसन कि COPD में कौन कौन सी 2 डिजीज आती है। पहली डिजीज इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस,
Second one is the emphysema. Second one is the emphysema. अब ये चीज समझ में आती है तब एक चीज सबको समझ में आनी चाहिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन से। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विद ऑब्स्ट्रक्शंस क्या शो करेगा, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स का, क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स एंड एक रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स। तो अस्थमा भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स शो कर रहा था एंड सीओपीडी भी ऑब्स्ट्रक्शन शो करती है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज शो करती है। तो ब्रोंकियल अस्थमा, सॉरी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसकी डेफिनेशन से, कि किसको कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जहां पे हमारा स्पुटम प्रोडक्शन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 months per year for greater than 2 consecutive years। लगातार 2 साल या 2 साल से ज्यादा, एक साल में 3 या 3 से ज्यादा एपिसोड्स ऑफ दी स्पुटम प्रोडक्शंस देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो डेफिनेशन याद करने का सिंपल फंडा है। और एक चीज बता देता हूं, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन बना था पिछले से पिछले का, तो आपके एआईपीजीटी एंड यूपीएससी के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको पता होने चाहिए। और यही चीज हमारे इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि अगर आपकी थीसिस वर्क रहती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड ऑल पे, तो वहां पे भी आपको इसके अराउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसको कहते हैं आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कितने टाइम के लिए होना चाहिए, कितने साल के लिए। तो वो अल्टीमेटली पूछना क्या चाहते हैं हमसे, उसकी डेफिनेशन पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इसका बेसिक पता है या नहीं है। तो आपको बेसिक केवल इतना सा याद रखना है, साल में 3 या 3 से ज्यादा एंड 2 consecutive ईयर, लगातार 2 साल तो मिनिमम एटलीस्ट होना ही चाहिए। ओके, देन हमने दूसरी जो डिजीज बात की थी वो थी हमारी एम्फाइसीमा। एंड एम्फाइसीमा किसको बोलते हैं, देखिए एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में क्या मिलता है हमारे को, पेरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन with destruction of the airway distal to the terminal bronchiole। distal to the terminal bronchioles। Okay, just hold a second, please mute yourself Dr. Saab। ओके, तो आपको दोनों की डेफिनेशंस पता चल गई हैं कि व्हाट इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड व्हाट इज द क्रोनिक एम्फाइसीमा। ओके, देन हम बात कर रहे हैं सीओपीडी की। तो सीओपीडी के अंदर हमारे को क्या पता होनी चाहिए, उनके रिस्क फैक्टर ऑफ द सीओपीडी। अब कंबाइंडली बात चल रही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिस्क फैक्टर फॉर द सीओपीडी। तो दोनों के लिए ही कॉमन वर्क रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है यहाँ पे स्मोकिंग। एंड यहाँ पे एक ट्रिकी चीज क्या रहती है स्मोकिंग की,
पहले लाइन लिखता हूँ फिर समझा देता हूँ। 90% ऑफ दी COPD आर smokers and 10% of smokers develops the COPD। मीन्स दी कि अगर हमारे पास में टोटल 100 पेशेंट हैं COPD के, तो अगर उनकी हम पास्ट हिस्ट्री लेते हैं तो उसके अंदर 90 पेशेंट्स के अंदर हमारे को क्या हिस्ट्री मिलेगी कि वो क्या है, स्मोकर्स हैं। ओके, बट ये तो एक सेगमेंट हुआ, बट जो कि किसको डिनोट कर रहा है, इसको। बट अगर हम 100 स्मोकर्स को लेते हैं जनरल नॉर्मल पॉपुलेशंस में से, 100 स्मोकर्स को लेते हैं, ठीक है, तब हमारे को 10 पीपल्स ऐसे मिलते हैं जिनको COPD हो जाता है, ठीक है ना। उनको क्या डेवलप हो सकता है, COPD डेवलप हो सकता है अगर हमने उनका 10 इयर्स या 5 इयर्स का ऑब्जर्वेशन रखा तो, ठीक है ना। 100 में से 10 को क्या डेवलप हुआ, COPD। बट अगर हमारे पास में COPD के अगर 100 पेशेंट्स हैं तो उनके पास हिस्ट्री में हमारे को 90% क्या मिलेगा, स्मोकर्स की हिस्ट्री मिलेगी। तो ये एक बेसिक रिस्क फैक्टर है कि अगर रिस्क फैक्टर COPD डेवलप होने की है तो यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है कि 90% ऑफ द COPDs आर दी स्मोकर्स। देन ये पॉइंट क्लियर होता है, तब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर सेकंड इज द जेनेटिक। एंड जेनेटिक में हमारे को क्या मिलेगा, डेफिनेटली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ओके, जो कि मेन फैक्टर काम करता है। ओके, जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे एज जो रहेगी वहां पे लेस देन 50 इयर्स रहेंगी, फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट मिलेगी, एंड यहाँ पे मेनली पेशेंट नॉन स्मोकर्स होता है। कहते हैं ना कि मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं फिर भी मेरे को COPD क्यों हो गया, तो वहां पे आपको फैमिली हिस्ट्री की वजह से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हुआ एंड देन आपको COPD डेवलप हुआ। ओके, एंड यहाँ पे जेनेटिक की वजह से जो एम्फाइसीमा डेवलप होगा वो कैसा रहेगा, पैन एसिनार एम्फाइसीमा। ओके, पैन एसिनार एम्फाइसीमा। देन थर्ड रिस्क फैक्टर is the occupational, थर्ड वन इज द ऑक्यूपेशनल। एंड ऑक्यूपेशनल में हमारे को क्या मिलेगा, मेनली जो कि गोल्ड माइनिंग में एंड कोल माइनिंग में काम करते हैं। ओके, देन ऑक्यूपेशनल, देन ये इंपॉर्टेंट चीज है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एयर पॉल्यूशन कॉजेज द COPD। एयर पॉल्यूटेंट पूछेंगे आपको एंड आंसर इज मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा, आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपको याद रहे या नहीं रहे, COPD का पूछे या और भी आगे डिजीज बताऊंगा, तो एयर पॉल्यूशन हमेशा आंसर क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम, सल्फर डाइऑक्साइड। एयर पॉल्यूशन की बात की जाएगी तो, ठीक है। देन फिफ्थ, इन्फेक्शन। विच इन्फेक्शन कॉजेज दी COPD, जैसे कि उसके अंदर हमने क्लेमाइडिया की बात की थी, तो इसके अंदर आएगा हमारा इन्फ्लुएंजा।
जैसे कि इससे पहले तो एक ही चीज हुआ है, ब्रोंकियल अस्थमा, तो इसके अंदर हमारा रहेगा हमारा इन्फ्लुएंजा, देन पैरा इन्फ्लुएंजा, देन कोरोना वायरस, ओके। तो these are the risk factor for the COPD. Now we start with the symptoms of the COPD. जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द सीओपीडी, आंसर इज ब्रोंकियल अस्थमा में था कफ, बट यहाँ पे क्या मिलेगा ऑप्शन, कफ विथ स्पुटम, एंड स्पुटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्नोसिस बनाता है हमारे किसके लिए, कफ विद स्पुटम इज दी सीओपीडी का मोस्ट कॉमन सिम्टम बनता है। देन सेकंड इज दी डिस्निया, थर्ड एंड लास्ट वन इज दी विजिंग। विजिंग एक्चुअल में एक्यूट में देखने को मिलती है, विजिंग ओनली सीन इन दी एक्यूट केसेस, अगर इसी तरीके से सिम्टम्स के बाद में साइंस की बात की जाए, तो साइंस के अंदर देखिए साइंस में इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशंस, यही चार चीजें बताई थी। इंस्पेक्शन किस चीज के लिए करते हैं, मीडिया स्टेनर शिफ्ट्स के लिए, तो यहाँ पे भी मीडिया स्टेनर शिफ्ट दिखेगा, नो। यहाँ पे एक चीज बताइए, परकशन में क्या नोट करते हैं, वोकल फ्रेमाइटस, एंड वोकल फ्रेमाइटस इंक्रीज डिक्रीज एंड अनचेंज्ड। जहाँ पे फॉर्मूला क्या था, जहाँ पे एयर है वहां पे क्या रहेगा, वोकल फ्रेमाइटस डिक्रीज, तो डेफिनेटली वोकल फ्रेमाइटस क्या मिलेगा, डिक्रीज। जहाँ पे भी सॉलिड एंड कंसोलिडेशंस मिल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज। तो वोकल फ्रेमाइटस के लिए बेसिक फंडा हमेशा याद रखो, आंसर गलत नहीं जाएगा वोकल फ्रेमाइटस के लिए। एंड परकशन में डेफिनेटली क्या मिलेगा, हाइपर रेजोनेंस। ऑस्कल्टेशंस में हमारे को क्या मिलेगा, रोंकाई present and crepitus also present, ओके। तो ये होते हैं सीओपीडी के साइंस एंड सिम्टम्स। नाउ इन्वेस्टिगेशंस पार्ट, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। Please rejoin again. I think some technical issue is there. Please rejoin again immediately.